Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter 2 that is electrostatic potential and capacitance. As you know students, last lecture में हमने electrostatic potential का पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज के इस लेक्चर में हम कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे और कैपेसिटर का कहाँ पर यूज है, ऐसी कौन कौन सी डिवाइसेज हैं जहाँ हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, कैपेसिटर किस तरीके से बिहेव करता है और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटर से हर बार न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था रेसिस्टेंस की हम ग्रुपिंग करते थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक यहाँ पर कैपेसिटर है, कैपेसिटर की भी हम ग्रुपिंग करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इस टॉपिक को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैपेसिटर के बारे में। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर का क्या काम है? चार्ज को स्टोर करके रखता है अपने पास। ठीक है, आप जानते हो आपके फ़ैन में कैपेसिटर का यूज होता है, जो मोटर्स हैं उनमें कैपेसिटर का यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और मिक्सर ग्राइंडर है। ये बहुत सारी डिवाइसेज हैं जहाँ पर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। अच्छा, फ़ैन में जो कैपेसिटर यूज होता है उसको हम कंडेंसर भी बोलते हैं। आप सब जानते होंगे फ़ैन में जो एक इस तरीके से सिलेंड्रिकल डिवाइस होती है, इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल डिवाइस आपने देखी होगी। इस सिलेंड्रिकल डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर या फिर कंडेंसर। एक आम भाषा में इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। अब एक्चुअल में इसका यूज क्या होता है स्टूडेंट्स? जब फ़ैन हम ऑन करते हैं तो फ़ैन को ऑन होने के लिए बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी या वो जो एनर्जी है वो ये कैपेसिटर उसको प्रोवाइड कराता है, जिससे कि फ़ैन आसानी से मूव कर सके। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं वहाँ पर भी हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। ये एक चार्ज स्टोर करने वाली डिवाइस है। ठीक है, चार्ज को अपने पास क्या करती है? स्टोर करके रखती है। तो किस तरीके से चार्ज स्टोर करती है, कितना चार्ज स्टोर करती है और अलग अलग डिवाइसेज में अलग क्या हम किस किस क्वांटिटी का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं कैपेसिटर की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर जानना बहुत ज़रूरी है कि कंडक्टर के कौन कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं, कंडक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और एक कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहले कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही हो, आपने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट क्लासेज में, लेकिन फिर भी एक बार कंडक्टर के बिहेवियर को ज़रा देखते हैं कि कंडक्टर में जब हम किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो किस तरीके से बिहेव करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स और बिहेवियर ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो वैल्यू होगी हमारी 0। देखिए किस तरीके से, सपोज मान लीजिए एक हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है, और इसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इसको हमने क्या किया?
एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, दिस इज एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स हमने इसमें कोई भी बैटरी या सेल से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ मूव करेंगे, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर लेंगे। सपोज ये वाला एंड हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और ये एंड हमारा निगेटिव है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वो इस साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे तो इनकी एब्सेंस में एक पॉजिटिविटी इधर आ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज साइड हो जाएगी। ये साइड हो जाएगी हमारी निगेटिवली चार्ज और ये साइड हो जाएगी हमारी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ज यहाँ पर आया है, इस चार्ज को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट या इंड्यूस चार्ज। इस चार्ज को क्या बोला जाएगा स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड चार्ज। ये चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब ऑलरेडी एक एक्सटर्नल फील्ड था हमारे पास जिसको हमने बोल दिया ई नॉट। एक ऑलरेडी हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड था जिसको हमने बोल दिया ई नॉट, और एक फील्ड इसके अंदर डेवलप हुआ जब नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ आ गया, तो एक इंड्यूस चार्ज इधर की तरफ जनरेट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये चार्ज नेगेटिव चार्ज कब से कब तक मूव करेंगे, जब तक कि ई नॉट और ई पी हमारा क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट माइनस ई पी जब हम करेंगे तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, निगेटिव 0। समझ में आया ये पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, ये वैल्यू हमें 0 के इक्वल मिलेगी। ठीक, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा कितना होगा, ऑलमोस्ट 0, वो हमारा 0 के इक्वल होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट, all the charge resides at the surface, all the charge resides at the surface of the conductor। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि जितना भी चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर, ऐसा नहीं है कि वो उस कंडक्टर के सेंटर में जाकर के बैठ जाए या अंदर कहीं किसी कोने में जाकर के छिप जाए, वो सारा का सारा क्या होगा, उसकी सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, सपोज मान लीजिए ये सिलेंडर है हमारा, तो ऐसा नहीं है कि चार्ज अगर हम इसको प्रोवाइड कराएंगे तो वो यहाँ पर इसके अंदर चला जाएगा या इसके सेंटर में आ जाएगा या अंदर कहीं लेयर में चला जाएगा। वो क्या होगा, इस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब यही है, ऑल द चार्ज रिसाइड्स एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जितना भी चार्ज है वो सरफेस, उस कंडक्टर की सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, उस कंडक्टर के सरफेस के ऊपर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ठीक है भाई, जब सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर आ गया तो अंदर कितना चार्ज बचा, अंदर तो 0 है, तो इट मीन्स नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 0। थर्ड पॉइंट, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये तीनों पॉइंट समझ में आए स्टूडेंट्स?
क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इनको, एक बार देख लीजिए। आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट। डन, इरेज कर दें। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी किसी भी कंडक्टर पर, वो क्या होगी? उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर, electric field just outside a conductor is normal to the surface of the conductor at every point, surface of the conductor at every point। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, किस तरीके से? सपोज मान लीजिए कोई भी हमारे पास सरफेस है, रेंडमली हमने कोई भी सरफेस चूज कर लिया। अब यहाँ पर सपोज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, सरफेस के इस वाले पॉइंट पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। और सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। लेकिन यहाँ पर ये दोनों साइड्स कैसी हैं? दोनों कहना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरीके से आ रही है? नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगी? नॉर्मल टू द सरफेस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, देखिए फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब हम इसको अभी प्रूफ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E equal to sigma upon epsilon naught n cap, where n cap is the unit vector normal to the surface in outward direction, surface in outward direction। देखिए स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई भी एक सरफेस ले लिया। सपोज मान लीजिए सिलेंड्रिकल सरफेस हमने यहाँ पर कोई कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और जो वेक्टर n की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? n कैप की डायरेक्शन आउटवर्ड, और हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? आउटवर्ड। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस, चार्ज अपॉन एरिया, Q अपॉन एरिया। सपोज मान लीजिए ये एक सर्कुलर एरिया यहाँ पर कितना है? ds। ये पॉइंट समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो किसके इक्वल है? चार्ज अपॉन एरिया। ये हमने लास्ट लेक्चर में कंसीडर किया था, लास्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया था, चार्ज अपॉन एरिया। अब इसमें हम क्या करेंगे? गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होता है वो किसके इक्वल होगा, जो चार्ज होगा उसमें अगर हम 1/ε0 की मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है वो सपोज मान लीजिए E.ds है। टोटल फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से पास होने, हम इसमें गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहती है, जो टोटल फ्लक्स है पास होने वाला वो किसके इक्वल होगा, चार्ज, जो टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड चार्ज दैट इज ε0। ठीक है, Q की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए, E इंटू डी एस इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस अपॉन ε0। डी एस से डी एस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली वी गेट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो एन कैप। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है ये पॉइंट स्टूडेंट्स। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम शील्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी आपने सुना होगा कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस के प्रोटेक्शन से, कोरोना वायरस के बचाव से ह्यूमन बॉडी को क्या कर रहे हैं, कोविशील्ड की वैक्सीन उसको लगाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शील्डिंग का वही मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रीजन है, कोई हमारे पास ऐसी बॉडी है जिसको हमें एक्सटर्नल फील्ड से बचाना है, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था कि किसी भी बॉडी के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक, देखिए सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक रैंडमली 3D शेप की कोई स्ट्रक्चर है, कोई 3D शेप की हमारे पास कोई बॉडी है। अब इसके अंदर एक कैविटी है, कैविटी का मतलब समझ रहे हैं, कोई खाली स्पेस है इसके अंदर। ठीक है, ठीक, इसके अंदर क्या है, कोई खाली स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा। ठीक है, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना भी चार्ज है वो कहाँ पर है, इसकी सरफेस पर। जितना भी चार्ज है वो कहाँ अवेलेबल है, इसकी सरफेस पर अवेलेबल है। तो अंदर ये जो कैविटी है ये शील्ड है। ठीक है ना, ये शील्ड किससे है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जितना भी चार्ज होगा वो सब क्या होगा, इसकी सरफेस के ऊपर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, ये जो फिनोमिना है ये कैसा फिनोमिना है कि सपोज मान लीजिए किसी भी रीजन को या किसी भी बॉडी को अगर हम शील्ड कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमने 0 कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने 0 कर दिया, तो ये बॉडी किस तरीके की बॉडी हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड बॉडी हो जाएगी। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर है पॉइंट ये स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस।
देखिए कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स किसी भी डिवाइस का या कैपेसिटर की वो प्रॉपर्टी है कि कोई भी कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है हमारे पास और इसको हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड करा दिया और क्यू चार्ज प्रोवाइड कराने से इसका जो पोटेंशियल है वो राइज हो जाता है V वोल्ट तक। ऑलराइट, दोबारा सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है Q और इसको मैंने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया, क्यू चार्ज प्रोवाइड करने से इसका जो पोटेंशियल है वो V वोल्ट तक रेज हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यहां से लिखना चाहूं, इट इज द एबिलिटी, it is the ability of the conductor it is the ability of the conductor to store the charge in ठीक है। If we provide Q charge to the conductor and its potential rises up to V4, ठीक है। एक कंडक्टर है हमारे पास और उसको हमने क्यू चार्ज प्रोवाइड किया और उसका वोल्ट पोटेंशियल कितना राइज हो गया, V वोल्ट राइज हो गया। इट मींस हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम उसको चार्ज देंगे वैसे उसको उसका पोटेंशियल क्या होगा, राइज होता चला जाएगा। इट मींस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज CV, वेयर Q इक्वल टू चार्ज, V पोटेंशियल एंड C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यहां से अगर मैं C की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो कितना होगा, C का एक्सप्रेशन दैट इज Q अपॉन V, इट मींस चार्ज अपॉन वोल्ट, चार्ज अपॉन वोल्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, फैराड। सो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। क्या होगी SI यूनिट कैपेसिटेंस की, फैराड, ठीक है। SI यूनिट कैपेसिटेंस की फैराड होगी। और भी छोटी यूनिट्स हैं जैसे कि माइक्रो फैराड है, पिको फैराड है, नैनो फैराड है, वो मैं बताऊंगा आपको किस किस के इक्वल होता है, लेकिन जो SI यूनिट है कैपेसिटेंस की वो कितनी आ गई यहाँ पर, फैराड। क्लियर है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखिए, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। डायमेंशन जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था उसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। चार्ज की डायमेंशन AT और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डायमेंशन, पोटेंशियल किसके इक्वल होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन की यूनिट
ml²T-2 और चार्ज की यूनिट AT। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने पोटेंशियल को किसके बराबर रख दिया है? वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन की यूनिट, वर्क डन की डायमेंशन ml²T-2 और जो चार्ज है हमारे पास उसको AT दिया। जब ये AT जाएगा ऊपर तो यहाँ पर पावर डबल हो जाएगी, AT अपॉन ml²T-2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, m रेज़ टू द पावर -1, l रेज़ टू द पावर -2, t रेज़ टू द पावर 4 एंड a रेज़ टू द पावर। सो डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई? m रेज़ टू द पावर -1, डायमेंशन हमारे पास कितनी आ गई? m रेज़ टू द पावर -1, l रेज़ टू द पावर -2, t रेज़ टू द पावर 4, a स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? देख लीजिए इसको एक बार। डन। चलिए नेक्स्ट, अब इसकी और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं कैपेसिटेंस की। जो फेरेड है SI यूनिट, वो बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है ना? कि फेरेड से भी छोटी हमारे पास काफ़ी सारी यूनिट्स हैं, जैसे कि किलोमीटर लेंथ की यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट है। उससे छोटी यूनिट भी है हमारे पास, मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। इसी तरीके से फेरेड भी अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है। और उससे छोटी जब हमें यूनिट्स लिखनी होती हैं तो 1 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा ये। 1 नैनोफेरेड 10⁻⁻9 फेरेड। 1 पिकोफेरेड 10⁻⁻12 फेरेड। इसी तरीके से और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, ठीक है? तो जब छोटी यूनिट्स हमें इस्तेमाल करनी होंगी तो हम इस तरीके से लिखेंगे, और अगर हमें कहीं पर फेरेड इस्तेमाल करना है तो उसको न्यूमेरिकल्स में उसी तरीके से यूज करेंगे।